हेलो स्टूडेंट। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। राजनीति विज्ञान के मॉडल पेपर के बहुत ही सरल शब्दों में आंसर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आप अच्छे से याद करिएगा और लिखिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 मॉडल पेपर 2026 के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के अंदर अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का गठन तथा इसकी उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखिए। यूरोपीय संघ का औपचारिक गठन 1 नवंबर 1993 को maastricht संधि के लागू होने से हुआ। इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना था। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुई। यूरोपीय संघ की उपलब्धियां इस प्रकार है: सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और सीमा रहित आवागमन की व्यवस्था करना। दूसरा, साझा मुद्रा यानी कि यूरो का प्रचलन हुआ, जिससे आर्थिक एकीकरण मजबूत हुआ। यूरोप में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा मिला। तीसरा पॉइंट है, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन को प्रोत्साहन मिला। यूरोपीय संघ से विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। अगला प्रश्न अथवा में है, भारत चीन संबंधों पर टिप्पणी लिखिएगा। इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं हम, भारत तथा चीन पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय के पहले एशिया की महाशक्ति थे। सन 1962 में चीन भारत युद्ध के पश्चात से सन 1976 तक दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक संबंध नहीं रहे। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत तथा चीन के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीनी दौरे से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयास को भी बढ़ावा मिला। इस दौरान परिवहन और संचार मार्गों में वृद्धि हुई। समान आर्थिक हित एवं समान वैश्विक सरोकारों के कारण भारत व चीन के संबंधों को मजबूती मिली। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण से भी दोनों देशों के बीच में संपर्क कम नहीं हुआ और सामंजस्य बना रहा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, भारत सदैव पर्यावरण संरक्षण का पक्षधर रहा है। भारत ने सदैव विश्व स्तर पर होने वाले समस्त पर्यावरणीय सम्मेलनों में भाग लेने पर विकासशील देशों के पर्यावरण संबंधी अधिकारों के पक्ष पर अपनी आवाज़ उठाई है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर सन 2002 में हस्ताक्षर किए तथा अनुमोदन किया तथा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई कानूनों का निर्माण किया, जिसमें नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी का निर्माण किया गया था, जिससे वाहनों में स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारत का मत है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए तुरंत प्रयास करें, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है, संसाधनों की भू राजनीति क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, संसाधनों की भू राजनीति से आशय है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, गैस, कोयला, खनिज, जल इत्यादि किस प्रकार देशों के आपसी संबंधों, शक्ति संतुलन, सहयोग और संघर्ष को प्रभावित करते हैं। जिन देशों के पास अधिक या महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। जैसे संसाधन और शक्ति, तेल, गैस, यूरेनियम जैसे संसाधन किसी देश की रणनीतिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके आर्थिक प्रभाव भी है। संसाधनों का नियंत्रण व्यापार, निवेश और विकास को प्रभावित करता है।
संघर्ष और युद्ध की स्थिति के अंदर संसाधनों की कमी या नियंत्रण को लेकर देशों में तनाव या युद्ध हो सकते हैं। सहयोग और संगठन को भी बढ़ावा मिलता है, जैसे संसाधन समृद्ध देश संगठन बनाते हैं, जैसे ओपेक। निर्भरता और दबाव की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। आयात निर्भर देश संसाधन समृद्ध देशों पर निर्भर रहते हैं, जिससे राजनीतिक दबाव बन सकता है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव निम्न प्रकार है। इन्हें इस प्रकार से लिखेंगे। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। विश्व में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी हो गई है और इसका स्थान न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया है। लोक कल्याणकारी राज्य के बजाय अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक हो गया है। विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार हो गया है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार ने इसकी भूमिका में वृद्धि की है। इससे सरकारों में अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई है। कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में वृद्धि हुई है। अब राष्ट्र आधुनिक तकनीक के बल पर अपने नागरिकों के लिए सुविधाएं जुटा सकते हैं तथा इसी आधार पर राज्य अधिक ढंग से कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन आधारों पर हो रहा है? विवेचना कीजिए। तो देखिए, भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध होने के निम्न कारण हैं। वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक अवस्था है जो धनिकों को और धनिक और गरीबों को और अधिक गरीब बनाती है। दूसरा कारण है, वैश्वीकरण से राज्य की शक्ति में कमी आती है और राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने की क्षमता में भी कमी आती है। तीसरा कारण, वैश्वीकरण से राजनीतिक दृष्टि से राज्य कमज़ोर हो जाता है और वैश्वीकरण से परंपरागत संस्कृति की हानि होती है और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य एवं तौर तरीकों को भूल जाते हैं। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार बढ़ता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ अधिकांश तक जनता तक नहीं पहुंच पाता है। इससे गरीबी बढ़ती जाती है और वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से कोई एक स्वीकृत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जबरन थोपी गई प्रक्रिया है, क्योंकि विकसित देशों को अपने लिए बाजार की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय विदेश नीति में कूटनिरपेक्षता का महत्व तथा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कूटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बताइए। इसका उत्तर है, भारत की विदेश नीति में कूटनिरपेक्षता का महत्व अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संबंध में अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति का पालन करता है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी विदेश नीति में कूटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया। भारत प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समर्थन या विरोध उसमें निहित गुण और दोषों के आधार पर करता है। भारत ने यह नीति अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अपनाई है। भारत द्वारा कूटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण इस प्रकार से हैं। किसी भी गुट के साथ मिलने से अपने राष्ट्र यानी कि भारत की स्वतंत्रता कुछ हद तक अवश्य प्रभावित होती है। भारत ने अपने गुट संघर्ष में शामिल करने की अपेक्षा देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति की ओर ध्यान देने में अधिक लाभ समझा, क्योंकि हमारे सामने अपनी प्रगति अधिक महत्वपूर्ण है। भारत स्वयं एक महान देश है तथा इसे अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने हेतु किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए भारत की जो कूटनिरपेक्षता की नीति है वो बहुत ही सही और सटीक साबित होती है।
प्रश्न नंबर 17 का अथवा है, दक्षिणी एशिया में शांति व सहयोग के संदर्भ पर भारत पाक संबंधों का महत्व बताइए। इसका आंसर है, भारत और पाकिस्तान दक्षिणी एशिया के दो प्रमुख देश हैं। इनके आपसी संबंध पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। अच्छे संबंध होने पर युद्ध और तनाव की संभावनाएं कम होती है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, इसलिए इनके बीच शांति विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है। भारत पाक सहयोग से सार्क संगठन को मजबूती मिलती है तथा आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ता है। इसके अलावा आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने में भी सहायता मिलती है। अतः दक्षिण एशिया में शांति, सहयोग और विकास के लिए भारत पाक संबंधों का विशेष महत्व है। अगले 3 प्रश्न निबंधात्मक होंगे जो 4 अंक के होंगे। पहला प्रश्न, भारत की सुरक्षा रणनीतियों से आप क्या समझते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों का सामना कर रहा है। ये खतरे सीमा के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ से ही होते हैं। भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 बड़े घटक हैं तथा इन्हीं घटकों के आसपास सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। अगर हम संक्षेप में भारत की सुरक्षा रणनीति के चारों घटकों का उदाहरण देखें तो इसको निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला घटक है सैन्य क्षमता। पड़ोसी देशों के आक्रमण से बचने के लिए भारत को अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना होगा, क्योंकि भारत पर पाकिस्तान ने सन 1947-48 में, 1965 में, 1971 में तथा चीन ने 1962 में भी आक्रमण किया था। इसलिए सैन्य क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत के चारों तरफ परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसलिए सन 1974 तथा 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे। दूसरा घटक है अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा संस्थाओं को मजबूत करना। भारत ने अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा संस्थाओं को शक्तिशाली करने में अपना अपार सहयोग प्रदान किया है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण तथा निशस्त्रीकरण के प्रयासों का भरपूर समर्थन किया गया। भारत ने जहां संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम मंच मानने पर बल दिया, वहीं नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पुरजोर मांग उठाई है। तीसरा घटक है देश की आंतरिक सुरक्षा एवं समस्याएं। भारतीय सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी है। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब तथा कश्मीर आदि भारतीय संघ की इकाइयों में अलगाववादी संगठन सक्रिय रहे हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे देश ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का भरसक प्रयास किया है। भारत ने राजनीतिक तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया है। भारत देश में सभी समुदाय के लोगों तथा जन समुदाय को अपनी शिकायतें रखने का भरपूर अवसर दिया जाता है। चौथा और अंतिम घटक है गरीबी तथा अभाव से छुटकारा। भारत में ऐसी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया गया है जिससे बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी तथा अभाव से छुटकारा मिल सके और नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त हो सके। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के युग में भी अर्थव्यवस्था का इस तरह से निर्देशन जरूरी है कि गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता की समस्याओं को शीघ्र हल किया जा सके। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की सुरक्षा नीति व्यापक स्तर पर सुरक्षा की नवीन तथा प्राचीन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित की जा रही है। 18वें प्रश्न का अथवा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों के नए स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? वर्तमान संदर्भ को सम्मिलित करते हुए वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खतरों की प्रकृति बदल गई है।
अब खतरे केवल देशों के बीच युद्ध तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि कई नए और गैर पारंपरिक खतरे उभर कर सामने आए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवाद से आशय ऐसे खून खराबा से है जो जानबूझकर और बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। जब आतंकवाद एक से अधिक देशों में व्याप्त हो जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। इसके निशाने पर कई देशों के नागरिक होते हैं, जैसे विमान अपहरण करना, भीड़ भरी जगहों पर बम लगाना आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं होती है। दूसरा है मानवाधिकारों का हनन। सन 1990 के दशक की कुछ घटनाओं, जैसे रवंडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला एवं पूर्वी तैमूर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात, इनके कारण बहस चल पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकार के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए अथवा नहीं। यह अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, सूखा, बाढ़, चक्रवात। यह मानव जीवन, खाद्य सुरक्षा और देशों की स्थिरता के लिए खतरा है। अगला पॉइंट है महामारी और स्वास्थ्य संकट। कोविड-19 जैसी बीमारियों ने सिद्ध किया कि स्वास्थ्य संकट भी अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानव जीवन प्रभावित करता है। परमाणु हथियारों का प्रसार। उत्तरी कोरिया जैसे देशों का परमाणु कार्यक्रम परमाणु हथियारों की दौड़ विश्व युद्ध की आशंका की ओर बढ़ाता है। वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता खतरे का एक प्रमुख स्रोत है। अनुमान है कि आगामी 50 वर्षों में विश्व के सबसे निर्धन देशों की जनसंख्या 3 गुना बढ़ जाएगी, जबकि धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रति व्यक्ति निम्न आय एवं जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ मिलकर निर्धन देशों को और अधिक गरीब बनाती है। यह भी एक समस्या है। आर्थिक असमानता। विश्व स्तर पर आर्थिक असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अधिक आर्थिक असमानता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसलिए अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देश विश्व में सबसे अधिक निर्धन हैं। अप्रवासी, शरणार्थी एवं विस्थापित लोगों की समस्याएं। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद निर्धनता के कारण अधिकांश लोग अच्छे जीवन की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे खतरे हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन किन किन आधारों पर हुआ, उदाहरण सहित विस्तार से बताइए। उत्तर इस प्रकार रहेगा। सन 1947 में देश के विभाजन व देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह केवल प्रशासनिक विभाजन संबंधी मामला नहीं था, अपितु प्रांतों की सीमाओं को इस प्रकार तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहालता की झलक मिल सके, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे। तथा स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक रियासतें, प्रांत और भाषाई सांस्कृतिक क्षेत्र थे। प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय एकता और जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अपनाया और इसका उद्देश्य मात्र एक सशक्त, संगठित और लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करना था। राज्यों के पुनर्गठन के प्रमुख आधार निम्न प्रकार रहे। सबसे पहला आधार था भाषा के आधार पर। यह सबसे प्रमुख आधार रहा। जनता चाहती थी कि उनकी मातृभाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, जैसे कि आंध्र प्रदेश जो कि तेलुगु भाषी राज्य हैं 1953 में बना, महाराष्ट्र जहाँ मराठी भाषा बोली जाती थी, गुजरात जहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है 1960 में बना, केरल जहाँ मलयालमी भाषा बोली जाती है 1956 तथा तमिल भाषा बोलने वाले क्षेत्र को तमिलनाडु के नाम से पुनर्गठित किया।
राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अन्य आधारों में जैसे प्रशासनिक सुविधा, बड़े राज्यों को सुचारू प्रशासन हेतु छोटे भागों में बांटा गया। उदाहरण के लिए जैसे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर छत्तीसगढ़ बनाया गया 2000 में, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से झारखंड अलग राज्य बनाया गया। तीसरा है सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान। कुछ क्षेत्रों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी अलग होती है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन सबको अलग अलग राज्य बनाए गए। अगला है भौतिक आधार। पर्वतीय, दुर्गम व विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को भी अलग राज्य बनाए गए, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि। आर्थिक पिछड़ापन एवं विकास को गति देने के लिए पिछड़े क्षेत्रों को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, ताकि इनके लिए अलग से बजट आवंटित कर इनका विकास किया जा सके, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड, तेलंगाना। अगला है राजनीतिक एवं जन आंदोलन। कहीं कहीं जन आंदोलनों को भी महत्व दिया जाता है, इसलिए जन आंदोलनों और राजनीतिक मांगों को भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आधार पर तेलंगाना आंदोलन किया गया और तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। विदर्भ की अभी जिसकी मांग जारी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा, संस्कृति, सांस्कृतिक सुविधा, भौगोलिक स्थिति और जन आकांक्षाओं के आधार पर किया गया। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ बनाया है। प्रश्न नंबर 19 का अथवा है, स्वतंत्रता के पश्चात रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से किया गया? हैदराबाद और मणिपुर के संदर्भ में विशेष उल्लेख सहित बताइए। इसका उत्तर है स्वतंत्रता के पश्चात रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रियासतों का भारत में विलय करना सरल कार्य नहीं था। इस कार्य में प्रमुख बाधा थी जिन्ना द्वारा स्वयं को संपूर्ण स्वतंत्र रखना तथा भारत व पाकिस्तान दोनों देशों के साथ संबंध रखना। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने असाधारण योग्यता का परिचय दिया। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को सरदार पटेल की अध्यक्षता में स्टेट विभाग की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की हैसियत से सरदार पटेल ने सबसे पहले 565 रजवाड़ों का भारत संघ में विलय करना ही अपना पहला कर्तव्य समझा। इसलिए सरदार पटेल के नेतृत्व में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया गया। उन्होंने ही राजाओं और राजकुमारों से इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। राजाओं को इसके लिए सहमत करना वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य था। जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर की रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल को सेना की सहायता भी लेनी पड़ी। उन्होंने रियासतों से अपील की कि वे भारत की अखंडता को बनाए रखने में उनकी सहायता करें। इस प्रकार सभी रियासतों का भारत में विलय करने में सरदार पटेल सफल रहे। यह उनकी असाधारण उपलब्धि थी जिसने भारत की अखंडता की रक्षा की। हैदराबाद का विलय एक दिलचस्प घटना रही। हैदराबाद भारत के केंद्र में स्थित एक विशाल रियासत थी। इसका शासक निजाम उस्मान अली था तथा उसका संबंध ब्रिटिश शासन के साथ था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। इस बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ अर्धसैनिक बल भेजा जो कि सांप्रदायिक और अत्याचारी था। इन्होंने गैर मुसलमानों के साथ लूटपाट मचाई तथा हत्या व बलात्कार पर उतारू हो गए। इसको देखकर सन 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने हेतु हैदराबाद आ पहुंची। कुछ दिनों लड़ाई चली तथा इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण करते ही 17 सितंबर 1949 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। इसी प्रकार
मणिपुर का विलय करने के लिए भी भारत सरकार को समझौता करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय पूर्व मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके फलस्वरूप उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। इस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात रजवाड़ों का विलय किया गया। अंतिम प्रश्न विश्व के राजनीतिक मानचित्र से संबंधित है, जिसमें निम्न देशों को अंकित करना है: भारत, ब्राज़ील, ब्रिटेन और बांग्लादेश। आप सभी नक्शे की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और हो सके जितना अच्छा क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा। सभी परीक्षार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं।